तो दोस्तों अब हम शुरू करने वाले हैं अपना अगला चैप्टर, चैप्टर 6 सिटीजनशिप। जब हम इसको कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर देखेंगे तो ये हमारा कौन सा चैप्टर है? चैप्टर 2 है। यानी कि आर्टिकल 5 से लेके 11 तक हमें सिटीजनशिप वाला चैप्टर देखने को मिलता है कॉन्स्टिट्यूशन की किताब के अंदर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सिटीजन मतलब आसान भाषा में नागरिक। देखिए, जैसे हम एक इंडिया की टेरिटरी के अंदर रहते हैं तो हम क्या, इंडिया के सिटीजन्स हैं। अगर कोई सोचिए अमेरिका से इंडिया के अंदर आता है तो वो एक फॉरेनर है, जैसे फॉरेनर घूमने आते हैं, है ना। अब दो तरीके के होते हैं लोग, है ना। एक होते हैं सिटीजन्स, दूसरे होते हैं एलियंस। सिटीज़न कौन होते हैं? जो हमारे देश के निवासी होते हैं, उनको हम बोलते हैं सिटीजन्स। इनके पास सारे सिविल और पॉलिटिकल राइट्स होते हैं। और दूसरे होते हैं एलियंस। एलियंस मतलब जैसे हम कहते हैं ना एलियन, यहाँ पे थोड़ा सा सुन के अजीब लग रहा है। एलियन हम ज़्यादातर उन लोग को बोलते हैं जो धरती के बाहर से ऐसे लोग यूएफओ लेके आते हैं, वो एलियंस। लेकिन यहाँ पे भी कुछ कुछ मतलब वैसा ही है। देखिए, अर्थ के बाहर से आ रहे हैं वो, और यहाँ पे इंडिया की बात हो रही है। इंडिया के बाहर से जो आ रहे हैं वो कौन है? एलियंस है ना, हमारे लिए एलियंस है। अब एलियन भी दो तरीके के होते हैं, एक तो होते हैं फ्रेंडली एलियन और दूसरे होते हैं एनिमी एलियंस। आपको शब्दों से समझ में आ रहा होगा कि फ्रेंडली एलियन का मतलब जो हमारी दोस्त कंट्रियाँ हैं, जैसे कि हमारी रशिया, थोड़ा अच्छा एग्जाम्पल है जैसे रशिया हमारा एक क्या अच्छा दोस्त है। तो वहाँ से जो लोग आ रहे हैं वो फ्रेंडली एलियन। मानिए कोई अगर हमारे पाकिस्तान से आ रहा है, वहाँ से हमारे रिश्ते थोड़े से हमेशा ख़राब से ही रहते हैं, तो एक तरीके से वो क्या हो गया, हमारा एनिमी एलियंस हो गया। तो हमें क्या समझ में आती है? हमें सिटीजनशिप यानी नागरिकता, दो तरीके के लोग होते हैं, टू काइंड ऑफ पीपल। एक तो सिटीजन्स होते हैं और एक एलियंस होते हैं, जो इंडिया के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। सिटीजन कौन से होते हैं? जिनके पास सारे सिविल और पॉलिटिकल राइट्स होते हैं। और दूसरे कौन से होते हैं? एलियंस। एलियंस कौन होते हैं? जो बाहर से आए हुए लोग हैं वो क्या है? एलियंस हैं। और एलियंस भी दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं फ्रेंडली एलियन, दूसरे होते हैं एनिमी। फ्रेंडली यानी दोस्त वाली कंट्री से, और एनिमी यानी कि जिनसे रिश्ते हमारे अच्छे नहीं रहते। अब यूपीएससी क्या करता है? यूपीएससी इसके ऊपर से क्वेश्चन पूछता है खूब ढंग से, बढ़िया से। ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। ये जो मैंने अगला क्वेश्चन लिखा है, राइट्स फॉर इंडियन सिटीजन ओनली। अब यहाँ पे मैंने बताया इंडिया के अंदर आपको दो तरीके के लोग देखने को मिलेंगे, या तो सिटीजन या एलियंस यानी फॉरेनर्स, है ना। तो दो तरीके के लोगों में उनके अधिकार भी तो अलग अलग होंगे, इनके राइट्स भी तो अलग होंगे। ऐसा थोड़ी है फॉरेन कंट्री से कोई आएगा और यहाँ पे एकदम सिटीजन बन जाएगा इंडिया का, और मतलब सिटीजन नहीं बनेगा, मानी सीधे प्रेसिडेंट बन गया यहाँ का। तो भाई ऐसा थोड़ी पॉसिबल है। तो सबके अलग अलग अधिकार है। चलिए देखते हैं, यूपीएससी बहुत पूछता है इसके ऊपर क्वेश्चन। एक सेकंड में पेन ले लूँ। देखिए, राइट फॉर इंडियन सिटीजन्स ओनली, राइट। अब ये फंडामेंटल राइट्स हैं, ये ऊपर वाले जो है ना, ये फंडामेंटल राइट्स हैं, है ना। तो ये वाले आप रट लीजिए, खा लीजिए, चबा लीजिए, है ना, घोल के पी लीजिए। 15, 16, 19, 29, 30। और कैसे याद करना है? ऐसे बार बार बोलिए, 15, 16, 19, 29, 30, है ना। ऐसे करके आप याद कर सकते हैं, है ना। अब ऐसे कौन से अधिकार थे इसके साथ साथ? एक तो राइट टू वोट इन इलेक्शन टू द लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली। यानी कि जो एमपी एमएलए के जो इलेक्शंस हैं उसमें ये फॉरेनर्स वोट नहीं कर सकते, है ना। राइट टू कंटेस्ट फॉर एमपी एंड स्टेट लेजिस्लेचर। तो एमपी या स्टेट लेजिस्लेचर के लिए, जैसे कि मैंने आपको बताया, सिर्फ इंडियन लोग ही जो हैं इसमें कम्पीट कर सकते हैं। एलिजिबल टू होल्ड सर्टेन पब्लिक ऑफिस, दैट इज़, और इन पदों के लिए ये कभी चयनित नहीं हो सकते, जैसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जज कहाँ के? सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट। इन पदों पे सिर्फ और सिर्फ भारतीय लोग ही आपको दिखाई देंगे, कोई भी विदेशी नहीं दिखेगा। चलिए अब देखते हैं एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप। आखिर देश के अंदर हमें सिटीजनशिप कैसे मिल सकती है और कैसे ख़त्म हो सकती है, ये दोनों चीज़ हम देखेंगे। सिटीजनशिप एक्ट 1955 आया था। वो बताता है कि आपको देश के अंदर किस तरीके से नागरिकता मिल सकती है। उसके बाद 1986 में क्या हुआ, इसके अंदर अमेंडमेंट हुआ, यानी संशोधन, बदलाव लाए गए। उसका 1992 में, फिर 2003 में, फिर 2005 में।
इस तरीके से ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। सिटीजनशिप एक्ट 1955 में आया था, उसके बाद पहली बार इसमें कब अमेंडमेंट हुआ, यानी 1986 में। देखिए, कोई भी चीज़ जब हम बनाते हैं, कोई भी चीज़ एकदम परफेक्ट बन नहीं पाती है। पहली पहली बार था 1950 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, उसके बाद लागू हुआ, तो एक बार में सब चीज़ें ढंग से बन नहीं पाई, तो इसलिए बार बार इसमें संशोधन करते रहे। अब नागरिकता तो देनी ही थी लोगों को, जब हमने अपना देश बनाया था, तो नागरिकता किसी ना किसी आधार पे तो दे ही सकते थे ना, देनी ही थी। क्योंकि आप जानते हैं ब्रिटिश ने क्या करा था, पूरे वर्ल्ड में अपने पैर पसार के रखे थे, पूरी दुनिया में रायता फैला के रखा था। तो इंडिया के लोग भी कई बार बाहर थे, कोई कनाडा में था, कोई साउथ अफ्रीका में था, कोई किसी पार्ट में था, कोई किसी पार्ट में था। अब यहाँ पे 1950 में क्या कहा गया, जो इंडिया के अंदर लोग मौजूद हैं वो इंडिया के सिटीजन्स हैं। अब उन लोग को क्या, जो लोग अमेरिका में रह रहे हैं, मतलब अमेरिका में चले गए हैं क्योंकि यहाँ से पोस्टिंग कर दिया ना, उनको भेज दिया गया है बाहर, या चले गए हैं किसी भी फॉर एनी रीज़न, तो इन्होंने क्या करा, 1955 में ऐसे सिटीजनशिप एक्ट लाए। उन्होंने कहा कि जो बाई बर्थ इंडियन है, जो बाई बर्थ इंडियन है, वो जो है भारत का नागरिक कहलाया जाएगा। अब इसमें बड़ी दिक्कत थी, लोग पाकिस्तान से भी भाग भाग के बार बार इंडिया के अंदर आ रहे थे, है ना। अब देश तो बन गया, अब भाई ये किस तरीके से लौट पलट चल रही है, यहाँ पे हो रही थी दिक्कत, है ना। तो अब ये पहले देख लेते हैं, आगे बढ़ते हैं, हर चीज़ को समझेंगे। पहले देख लेते हैं कि देश की नागरिकता किस किस तरीके से मिल सकती है। एक तो बाई बर्थ मिल सकती है, आपका जन्म भारत के अंदर हुआ हो वैसे मिल सकती है आपको। दूसरी मिल सकती है बाई डिसेंट, यानी कि आपको कोई दादा परदादा है ना, या माता पिता, तो ऑटोमेटिकली जैसे कि दोनों इंडियन लोग हैं, जैसे मेरे माता पिता जो हैं दोनों इंडियन हैं, तो ऑटोमेटिकली मैं सिटीजन कहाँ का हो गया, इंडियन का ही तो, इंडिया तो हुआ, इंडियन तो हूँ मैं। तीसरा बाय रजिस्ट्रेशन, आप आए इंडिया के अंदर, आपको वो इंडिया पसंद आ गया, आपने रजिस्ट्रेशन करा लिया, इंडिया में ही रह जाते हैं, तो वो आपने क्या करेंगे, एक रिक्वेस्ट डालेंगे होम मिनिस्ट्री में कि मैं इंडिया का नागरिक बनना चाहता हूँ। रजिस्ट्रेशन में देखा जाएगा, आपको रिकॉर्ड आपको दे दी जाएगी सिटीजनशिप, अगर आप ठीक है तो। बाय नेचुरलाइजेशन, कोई इंसान इंडिया के अंदर रह ले एक लंबे समय तक और वो कोई खुराफात नहीं करे और बढ़िया हो, भी बढ़िया पैसा कमाता हो भारत के लिए, है ना, कोई भारत का नाम रोशन कर रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, उसे इंडियन लैंग्वेज आ जाए कोई भी, तो बाय नेचुरलाइजेशन वो इंडिया के अंदर रह सकता है। बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, जैसे कि लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि टेरिटरी का मतलब क्या होता है। हम क्या करें, किसी भी, मानिए हम पाकिस्तान को एग्जाम्पल ले, पाकिस्तान पे हम कब्जा कर ले, तो ऑटोमेटिकली जो पाकिस्तान के लोग हैं, हालांकि कब्जा करने में इंडिया का घाटा ही है, वहाँ गरीबी इतनी है, तो क्या होगा, पाकिस्तान के जितने भी लोग हैं वो ऑटोमेटिकली इंडिया के सिटीजन बन जाएंगे अगर इंडिया कब्जा कर लेता है पूरे पाकिस्तान के ऊपर, है ना। देखिए बाई बर्थ देखते हैं, बाई बर्थ में क्या होता है, अगर आप इंडिया के अंदर जन्म ले रहे हो, चाहे किसी मीन से आप जन्म ले रहे हैं, तो आप इंडियन कहलाओगे, आप इंडियन सिटीजन कहलाओगे। सपोज़ कीजिए इसमें दिक्कत क्या थी, मानिए दो अमेरिकन लोग हैं, है ना, लेडी क्या है, प्रेग्नेंट है, और यहाँ पे वो लाल किला वगैरह कुछ भी देखने के लिए आई। अब क्या होता है, यहीं पे उसकी डिलीवरी हो जाती है किसी हॉस्पिटल के अंदर, तो जो बच्चा है उसको इंडियन सिटीजन कहलाने लगता था वो, यानी कि उसको इंडियन सिटीजन का दर्जा मिल जाता था। तो ये चीज़ तो भाई गलत थी, वो है तो अमेरिकन ना। तो फिर यहाँ क्या दिक्कत आ रही थी इस चीज़ से कि भाई कोई भी इंडिया के अंदर आ रहा है, बाई बर्थ हो गया, भाई जो जन्म ले लिया उसने, कोई भी ऐसे पाकिस्तान से आ जाए या बांग्लादेश से कहीं से भी आ जाए और यहाँ अपने बच्चे को जन्म दिला दे, मतलब यहीं पे उसकी डिलीवरी हो जाए, तो वो इंडियन सिटीजन बन गया। तो ये तो गलत चीज़ है ना। तो फिर क्या हुआ, 1986 में जब पहली बार कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब इसमें सिटीजनशिप अमेंडमेंट हुआ, तो इसमें ये कहा गया कि या तो माता या पिता अगर भारतीय नागरिक होंगे पहले से, तो उसे भारत की नागरिकता दी जाएगी, वरना नहीं। तो इसका और लोगों ने और मिसयूज़ करना स्टार्ट किया। पाकिस्तान में क्या होता था, पाकिस्तान के बच्चे, जैसे मानिए कोई लड़का है, एक सेकेंड, पाकिस्तान का जैसे कोई लड़का है, वो यहाँ पर आता है पढ़ने के लिए, और यहाँ की किसी ऐसी लेडी से, यहाँ किसी लड़की से शादी कर लेता है, और फिर जो भी उसके बच्चे थे, जो सीधी सीधी बात देखी जाए तो लड़का तो पाकिस्तान से है ना, तो यहाँ पे लड़की से शादी कर ली, अब जितने भी उसके बच्चे हैं वो सब क्या होंगे, इंडियन सिटीजन होंगे। इस चीज़ का बहुत मिसयूज़ किया गया, इसलिए फिर बाद में 2003 में एक ऐसा कानून लाया गया, यानी इसको दोबारा से इसमें अमेंडमेंट हुआ, सिटीजनशिप अमेंडमेंट, कि दोनों भारतीय होने चाहिए माता पिता, तभी आपको भारत की नागरिकता मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। बाई डिसेंट में ऐसा था
1992 के पहले क्या माना जाता था, अगर आपके फादर इंडियन है या थे तो ही आपको इंडिया का सिटीजन माना जाता था। लेकिन 1992 में एक ऐसा अमेंडमेंट हुआ, इसमें ऐसे चेंजेस हुए कि मदर और फादर दोनों में से अगर कोई भी इंडियन है तो आपको सिटीजनशिप मिल सकती है ना, बाय डिसेंट, ये बात बताता है। फिर अगला आता है बाय रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन समझते हैं ना, पंजीकरण कराना। आप रजिस्ट्रेशन करा के भी भारत के नागरिक बन सकते हैं। आप 7 साल भारत के अंदर रह लिए हों और फिर उसके बाद आप होम मिनिस्ट्री में जाके रजिस्ट्रेशन कराएंगे कि हम भारत के नागरिक बनना चाहते हैं। मानिए आप कहीं बाहर से आए, फॉरेन कंट्री से आए, आप यहाँ पे कुछ काम कर रहे हैं, कुछ बिजनेस कर रहे हैं, है ना। अभी आप हैं क्या, फॉरेनर तो ही हैं, लेकिन आपको यार मज़ा आ गया यहाँ देख के कि मतलब बहुत बढ़िया जगह है भाई, लोग बहुत अच्छे हैं, सोचते हैं यहीं पे रह लेते हैं। तो आप क्या करेंगे, होम मिनिस्ट्री में जाकर रजिस्ट्रेशन कराएंगे कि हम यहाँ के नागरिक बनना चाहते हैं। तो आपको होम मिनिस्ट्री देखेगी, आपका रिकॉर्ड आपको यहाँ का नागरिक बना लेगी। भाई नेचुरलाइजेशन मतलब जैसे आप 10 साल यहाँ पे रह लिए, आपने बहुत अच्छा काम किया, कोई खुराफात नहीं करी, आप यहाँ की भाषा भी सीख गए, यहाँ का आप यहाँ पे आप बहुत अच्छी आर्ट या कोई ऐसी कोई नॉलेजेबल कोई काम आप ऐसा कर रहे हैं, कोई रिसर्च कर रहे हैं या फिर कोई मतलब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जैसे देश की तरक्की हो रही है, तो नेचुरली आपको यहाँ का इंडिया का सिटीज़न मान लिया जाएगा। बस एक थोड़ा सा रजिस्ट्रेशन नोटिफिकेशन देना पड़ता है, उसके बाद आप भारत के नागरिक कहला सकते हैं। बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, जैसे कि मैंने भी आपको बताया था कि अगर पाकिस्तान पे हम कब्जा कर लें तो वहाँ के लोग इंडिया के ही हो जाएंगे, वहाँ इंडियन सिटीजन कहलाने लगेंगे। ऐसे ही सिक्किम के साथ था। सिक्किम पहले भारत का हिस्सा नहीं था, उसके बाद जब हमने सिक्किम को जीत लिया या फिर जिस तरीके से भी हमने उसको मर्जर करा दिया, विलय करा लिया यहाँ पे, उसके बाद सिक्किम के लोग भारत के नागरिक ही कहलाने लगे। ठीक है, उसके बाद बढ़ते हैं आगे। अब आपकी नागरिकता जा किन किन केसेस में सकती है, लॉस ऑफ सिटीजनशिप। तो 1955 ये बताता है बाय रिनंसिएशन, जो पहला 3 तरीके से जा सकती है, जो इसमें पहला है रिनंसिएशन। रिनंसिएशन मतलब आप खुद से ही अपनी नागरिकता त्याग दें, तो आपका क्या है, नागरिकता ख़त्म कर दी जाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट आपकी नागरिकता ख़त्म कर देगी, है ना। और दूसरा है बाय टर्मिनेशन। टर्मिनेशन मतलब जैसे कहीं आप किसी और कंट्री में जाकर रहना शुरू कर दें तो और वहाँ की नागरिकता ले लें, तो ऑटोमेटिकली इंडियन गवर्नमेंट क्या करेगी, आपकी सिटीजनशिप को क्या कर देगी, टर्मिनेट कर देगी, ख़त्म कर देगी, ख़त्म हो जाएगी वो। बाय डेप्रीवेशन, कि आपको डिप्राइव कर दिया जाए, किसी चीज़ से वंचित कर दिया जाए। अब कुछ ऐसे कर्म करोगे आप, तभी आपको किसी चीज़ से वंचित रखा जाएगा। सिटीजन क्या करे, आपकी कोई नागरिकता भारत के अंदर आके ले ले फ्रॉड तरीके से, कोई पाकिस्तान से आया, उसने फ्रॉड तरीके से यहाँ की नागरिकता ले ली, तो उस केस में आपको डिप्राइव करा जाएगा, आपकी सिटीजनशिप वहीं पे टर्मिनेट करी जाएगी। उसके बाद आपने कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट कोई डिसलॉयल्टी दिखाई हो कि कॉन्स्टिट्यूशन की आप कोई ऐसी अवहेलना कर रहे हो, तो आपकी नागरिकता ख़त्म करी जाएगी। ऐसा नहीं होता कि आपको नागरिकता ख़त्म हो गई तो आपको वहीं पे गला दबा के मार दिया जाएगा, ऐसा नहीं होता। बस आपके अधिकार छीन लिए जाते हैं, जैसे वोट करने का इलेक्शन है या किसी बड़े पद पे जाने का इलेक्शन या चयनित होने का जो भी चीज़ें हैं वो नहीं कर सकते आप। ऐसा नहीं है कि आपको भारत के अंदर घूमने नहीं देंगे, निकाल के बाहर फेंक दिया है समुद्र में, ऐसा नहीं होता। द सिटीजन हैज़ अनलॉफुली ट्रेडेड और कम्युनिकेटेड विद एनिमी ड्यूरिंग वॉर। आप युद्ध के समय पे, जैसे इस समय ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, आप क्या कर रहे हैं जाके, खैर उसे युद्ध नहीं कहेंगे, वो ऑपरेशन था। मानिए कोई वॉर चल रही है, आपने क्या करा, वहाँ पे ट्रेड कर लिया कुछ उल्टा सीधा सामान, बंदूकें पहुँचा दिया आपने, कुछ ने TNT ले लिया, कोई भी ऐसा आपने चीज़ ले ली, ट्रेड कर ली पाकिस्तान के साथ, उस केस में आपकी नागरिकता ख़त्म करी जाएगी। अगला है, आपने क्या करा, रजिस्ट्रेशन करा लिया, है ना, इंडिया के अंदर आप भारत के नागरिक बनना चाहते हैं, और किसी दूसरी कंट्री में जाके आपको पकड़ के जेल कर दी वहाँ 2 साल की, तो फिर उसमें क्या होगा, आपकी नागरिकता जो है ख़त्म हो जाएगी, आप डिप्राइव हो जाओगे। और सिटीजन हैज़ ऑर्डिनरीली रेसिडेंट आउट ऑफ इंडिया फॉर 7 ईयर कंटिन्यूसली, और आप गए कहीं इंडिया से बाहर चले गए और कंटिन्यूसली 7 ईयर्स से ज़्यादा वहाँ रह लिए, समझे, आप वहाँ रह लिए और आपने बताया नहीं कि मतलब मैं किसी काम से आया हूँ या कोई और दिक्कत है, तो ऑटोमेटिकली आपकी नागरिकता ख़त्म हो जाएगी। तो 3 तरीके से हमारी नागरिकता ख़त्म हो रही थी। कौन सी? बाय रिनंसिएशन, अपनी मर्जी से, बाय टर्मिनेशन, कि क्या करा, किसी और कंट्री की जाके नागरिकता ले ली, उसमें बाय टर्मिनेशन, और तीसरी बाय डेप्रीवेशन, ये जो भी खुराफाते हैं अगर आप करते हो तो आपसे छीन ली जाएगी, है ना।
उसके बाद है अगला, देखते हैं एनआरआई, नॉन रेसिडेंट इंडियन। जैसे कि आप अक्षय कुमार को जानते हैं, वो सिटीज़न इंडियन सिटीज़न है वो, लेकिन वो बाहर रहते हैं, है ना, बिजनेस वगैरह करने के लिए। जैसे कोई इंडिया से बाहर चला जाता है 6 महीने के लिए, है वो भारत का नागरिक ही, बस वो 6 महीने से ज़्यादा बाहर रह गया तो उसको क्या बोल देते हैं, एनआरआई बोल देते हैं, नॉन रेसिडेंट इंडियन, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे देश के लिए। बाहर पैसा कमाते हैं, इंडिया के अंदर भेजते हैं, उसको रेमिटांस बोलते हैं, तो इनको एनआरआई ही बोला जाता है। एनआरआई क्या बोलते हैं, नॉन रेसिडेंट इंडियन। अब जैसे इन लोग का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि ये पैसा कमा रहे हैं बाहर और भारत के अंदर भेज रहे हैं, तो पैसा प्लस हो रहा है, इकोनॉमी बहुत अच्छी चलती है देश की इन चीज़ों से, इसलिए इनको कोई टैक्स देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इनका पैसा कटता नहीं है भारत के अंदर, तो कोई टैक्स की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भाई पूरा पैसा तो ये भारत के अंदर ही भेज रहे हैं, हम खर्च कर रहे हैं, हम कमा भारत का ही रहे हैं, उसके उसी पैसे में से कटवा रहे हैं, लेकिन ये बाहर से कमा के भारत के अंदर भेज रहे हैं, तो इनको कोई टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। और ये इंपॉर्टेंट भी है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट लोग रहे हैं हिस्ट्री में। दे कैन वोट इन इलेक्शन। अब जैसे कि मैंने बताया, ऐसा थोड़ी है उसने यहाँ की नागरिकता त्याग दी है ना। मानो कोई यूपी का है, 6 महीने से ज़्यादा जॉब कर ली उसने अमेरिका जाके, तो उसकी कोई नागरिकता ख़त्म थोड़ी हो गई, वो एनआरआई बन गया। अब यहाँ पे कोई इलेक्शन होगा, मान लोकसभा का इलेक्शन हो रहा है या फिर विधानसभा का इलेक्शन हो रहा है, तो वो इलेक्शन में आएगा और वोट कर सकता है, और वहाँ से भी वोट कर सकता है। उसको प्रॉक्सी वोट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? प्रॉक्सी वोट बोलते हैं। अब पासपोर्ट की तो जरूरत पड़ेगी, आपको पता ही है। पीआईओ, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। अब ये पीआईओ वाला जो चीज़ थी ये ख़त्म हो चुकी है। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन मतलब जैसे माता पिता कोई इंडियन है, विदेश गए, शादी कर ली, है ना, पिताजी है मान लीजिए अमेरिका में रह रहे हैं और शादी कर ली, अब उनका जो बेटा है भाई उसको इंडियन सिटीजनशिप मिल सकती है, क्योंकि उसका ओरिजिन इंडिया है ना। वो कहाँ का मूल निवासी तो वहीं का हुआ अमेरिका का, लेकिन उसका ओरिजिन क्या है, उसके पिताजी कहाँ से, इंडिया से हैं, क्योंकि वो बाई डिसेंट, जो भी आप बात समझे कि मतलब उसके पिताजी कहाँ हैं, इंडियन है, वो बाहर जाके रहने लगे, फिर उन्होंने शादी कर ली, लेकिन उनका ओरिजिन जो है वो इंडिया ही है। तो एक तरीके से उसके जो पिताजी हैं वो इंडियन है, तो वो जब इंडिया में आएगा, है ना, और इंडिया के अंदर अगर वो रह भी रहा है एक तरीके से, तो उसको पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कहा जाएगा, पीआईओ कहा जाएगा। अब दिक्कत क्या थी इसमें, 2015 में इस चीज़ को ख़त्म कर दिया गया, पीआईओ वाली चीज़ को ख़त्म किया गया। उसमें दिक्कत क्या थी, हर 6 महीने में इनको बताना पड़ेगा, एक ऑफिस होता है फॉरेन रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस, कि हम कहाँ पे हैं, हमारी लोकेशन क्या है ना। इनको ये दिक्कत थी, काम बढ़ा हुआ था इनके लिए। तो उसके बाद एक नया प्रोविजन लाई गवर्नमेंट, है ना, ओसीआई का, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, लेकिन ये पाकिस्तान और बांग्लादेश इन लोगों के केस में एप्लीकेबल नहीं है। क्यों नहीं है एप्लीकेबल भाई, यहाँ कुछ मैटर अलग है ना, इसीलिए इनके केस में अवेलेबल नहीं है। और कंट्री का कोई है तो उसको ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कहा जा सकता है। इसमें आपको वीज़ा की ज़रूरत नहीं है। और एफआरआरओ, जो कि मैंने यहाँ पे बताया था, एफआरआरओ फॉरेन रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस में जाके हर 6 महीने बाद आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। अब थोड़ा डिफरेंस देख लीजिए। पीआईओ है ना, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, जो मैंने भी बताया था आपको, पीआईओ। क्या ये पीआईओ वोट कर सकता है इलेक्शन में? नहीं कर सकता। क्या इलेक्शन में खड़ा हो सकता है? नहीं खड़ा हो सकता। ओसीआई, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, क्या इलेक्शन में वोट कर सकता है? ये नहीं कर सकता। ओवरसीज सिटीजन है ना, ओवरसीज सिटीजन है ना, इसके माता पिता का ओरिजिन इंडिया में था, इसका थोड़ी है। तो क्या ये वोट कर सकता है? नहीं। क्या ये इलेक्शन में खड़ा हो सकता है? नहीं। लेकिन एनआरआई, जो कि भारतीय नागरिक है यूपी का रहने वाला, रह रहा है अमेरिका में जाके, मतलब जॉब करने के लिए, कुछ भी करने के लिए रह रहा है, तो क्या ये इलेक्शन लड़ सकता है? ना, इलेक्शन नहीं लड़ सकता ये, क्योंकि बाहर रह रहा है ना। बाहर रह के इंडिया के अंदर पार्टी में कैसे काम करेगा, ये देश के लिए काम कैसे करेगा। लेकिन हाँ, ये वोट कर सकता है इलेक्शन में, ये वोट कर सकता है, ये अपना मत रख सकता है कि किसको यहाँ पे हम नेता बनाएं। तो यही था सिटीजनशिप वाला चैप्टर, और इसमें से क्वेश्चन आ जाता है, यूपीएससी खूब पूछता है। जो मेन एरियाज़ हैं उसके ये वाले हैं, ये वाला आप पढ़ सकते हैं, ये राइट फॉर इंडियन सिटीजन ओनली, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ये ज़रूर याद कर लीजिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगली बार। थैंक्स फॉर वॉचिंग।